हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से अच्छी कोई सर्जरी नहीं है और ट्रस्ट में इससे खराब कोई सर्जरी भी नहीं है। लोगों के मन में हिप रिप्लेसमेंट को लेके एक डर होता है कि अगर एक बार हड्डी कट गई या जॉइंट रिप्लेस हो गया तो क्या लाइफ दोबारा वैसी ही होगी? दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे, पालती मार के बैठ पाएंगे, क्या वो ये सब कर पाएंगे? यदि आपको इन आर्थराइटिस के सिम्टम से या कुछ प्रॉब्लम से बचना है, सो सबसे कॉमन थिंग इज यू हैव टू मेंटेन योर गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल। तो क्या यूथ में जिम की वजह से भी ये हो सकता है? वंस यू क्रॉस योर लिमिट द चांसेस ऑफ आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन। जिम के साथ इश्यूज क्या है? दे आर जस्ट फोकस ऑन द वेट्स एंड प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं, अपना वेट्स बढ़ाते जाते हैं दे नेवर फोकस ओवर दी लिमिट्स। आपको कितना वेट उठाना है और कैसे कैसे उठाना है या फिर किस पोजीशन में उठाना है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठी और मुझे हिप पेन हो रहा है, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे अभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कोई भी जॉइंट पेन, चाहे हिप हो या नी हो, वो फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। इम्प्लांट की लाइफ 15 से 20 साल है। क्या उसके बाद 15 से 20 साल से ज्यादा होती है इम्प्लांट की लाइफ? सर, हिप रिप्लेसमेंट और शाइटिका दोनों में हिप पेन होता है। पेशेंट को कैसे पता पड़े कि क्या है एग्जैक्टली? क्यों हो रहा है इतने यंग जनरेशन में, 30-40 एज ग्रुप में क्यों हो रहा है ये? And the most common reason is idiopathic, which nobody knows. कभी सोचा है दर्द सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि धीरे धीरे इंसान के हौसले को भी तोड़ देता है। हिप का दर्द चलना मुश्किल ही नहीं करता, वो इंसान से उसकी आज़ादी, उसकी मुस्कान और उसका कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। लोग कहते हैं ऑपरेशन क्यों कराना है, ऑपरेशन बहुत रिस्की है, इतनी उम्र हो गई है, ऑपरेशन करा के क्या करोगे? पर सच क्या है, जानते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम काजल अग्रवाल, आई एम सीनियर ब्रांड कंसल्टेंट इन ओशन मल्टीविजन नोएडा। आज हमने इनवाइट किया है हमारे साथ डॉक्टर भरत गोस्वामी को, जो फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के एचओडी ऑर्थोपेडिक्स हैं और अब तक सर जॉइंट रिप्लेसमेंट में 10,000 प्लस सर्जरीज कर चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, डॉक्टर भरत गोस्वामी ने डॉक्टर प्रोफेशन क्यों चुना? मैम, मैं इसका बड़ा सीधा सा जवाब देना चाहूँगा आपको। हमारे समय में हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटे डॉक्टर बनना है। मेरे बड़े भाई को कहा कि इंजीनियर बनना है, मुझको बोला डॉक्टर बनना है। सो आई जस्ट डिड द थिंग्स। बट जब मैं इस प्रोफेशन में आया, ट्रस्ट मी, द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर वी कैन हेल्प अदर्स। यस। और सी, दिस इंटेंशन इज वेरी कंसिस्टेंट टू अस। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट्स का ख़राब नहीं चाहता। हम लोग हमेशा सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं पेशेंट्स के लिए। वट एवर वी चूज़, वट एवर ट्रीटमेंट वी चूज़ एंड वट एवर वी डू, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर आवर पेशेंट्स। नाइस। मतलब पापा ने बोला और हमने बन के दिखा दिया। बोला पापा ने था, पर अब मज़ा आने लगा है। नाइस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सारे जॉइंट पेन आर्थराइटिस हैं? मैम, इससे पहले जानने के लिए आपको आर्थराइटिस को जानना पड़ेगा कि इफ़ यू आर हैविंग पेन इन दी मल्टीपल जॉइंट्स, यदि आपको लग रहा है आपकी सारी बॉडी के जॉइंट्स पेन कर रहे हैं जी, सो डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ आर्थराइटिस। ओके। आर्थराइटिस इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। वन इज इट इज़ अकॉर्डिंग टू एज, जो एज के साथ साथ इंक्रीज होती है। दूसरी टाइप की आर्थराइटिस है, उसे हम लोग इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें एज का रोल कम है। इट हैपन्स इन दी यंगर एज ग्रुप। ओके। इनके बीच में डिफरेंशिएशन का कुछ सिम्टम्स हैं। जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, इट इज़ कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 40 और 50 एंड वंस यू वॉक, वंस यू डू सम मैकेनिकल थिंग्स, द पेन विल बी इंक्रीज्ड। आपको दर्द इंक्रीज करेगा जब आप चलेंगे या फिर उस जॉइंट को यूज़ करेंगे। एज के अकॉर्डिंग उस जॉइंट को यूज़ करेंगे, सो वो पेन बढ़ेगा। रेस्ट से पेन आपको ठीक होने लगे, यानी रेस्ट में कोई पेन नहीं हुआ, रेस्टिंग में कोई पेन हो। सो दीज आर ऑल एज रिलेटेड आर्थराइटिस। वंस यू डेवलप पेन ड्यूरिंग रेस्ट एंड it will relieve with the walking or with the activities, these are signs of inflammatory arthritis. So multiple joint pain in the younger age group, which is at the rest with the morning stiffness, these are signs of inflammatory arthritis. So and inflammatory arthritis is totally different from the age related arthritis. ओके। सो अगर मैं एक जॉइंट की बात करूं, हिप रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट, तो आजकल मैं देखती हूँ कि एक तो लोग हिप जॉइंट के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं सुना कि बात करते हैं,
और युवाओं में ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोविड के बाद इसके नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ मैम, बिल्कुल ऐसा है। बिकॉज आपको मैं बताता हूँ, सबसे कॉमनेस्ट जो हम लोग आर्थराइटिस देखते हैं वो नी जॉइंट की आर्थराइटिस है। उसका दूसरा नंबर हिप का आता है, तीसरा नंबर शोल्डर का आता है। सो हिप जॉइंट के जो आर्थराइटिस के चांसेस हैं नाउ डेज ये बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं, इवन इक्वल टू द नंबर ऑफ नी आर्थराइटिस इसका। और ये कोविड के बाद इंक्रीज भी हुए हैं। रीज़न क्या रहा सर? इसके जो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है वो है स्टेरॉयड अब्यूज़। स्टेरॉयड अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, जो स्टेरॉयड जो हम लोग यूज़ करते हैं ये टू एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। एग्जैक्टली। ये आपको थोड़ा सा रिलीफ भी देगा तो आपके दूसरे पार्ट को ख़राब भी करेगा, स्पेशली जॉइंट्स को। इफ़ यू यूज़ दिस स्टेरॉयडल ड्रग फॉर द लॉन्गर रन, it will definitely lead to arthritis, or especially in the hip joint, because it will compromise the blood supply of the this neck or head of the femur. ओके। तो अगर मैं बात करूं कि हिप पेन, जैसे मैं मॉर्निंग में उठी और मुझे हिप पेन हो रहा है, तो दैट इज़ टेम्पररी और परमानेंटली मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे अभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? Ma'am, see, any pain in the body, especially hip joint, if we're talking about the hip joint की hip में आपको पेन हो रहा है, it is a sign of damage. If your body is indicating something कि आपको दर्द है और हिप में दर्द है, तो it is not a common sign. Means some damage is going inside or some inflammation is going inside, or it is a warning sign कि you have to consult your doctor or orthopedic surgeon for the right advice. तो क्या मतलब मुझे फर्स्ट डे ही पेन हुआ एंड आई हैव टू गो टू डॉक्टर, मतलब ऐसा कुछ है, या मुझे इसके लिए थोड़ा वेट मैं कर सकती हूँ तब मैं दिखाऊं, या फर्स्ट डे ही अगर मुझे पेन हुआ है तो मुझे जाना है डॉक्टर मैम के यहाँ? कुछ पेशेंट जैसे यदि आपको सिर्फ एक ही दिन पेन हुआ है उसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी 2-3 डेज, इफ इट इज़ नॉट देयर तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी इट इज़ जस्ट अ टेम्परेरी थिंग, बट यू आर हैविंग ऑन एंड ऑफ पेन, लाइक 2-4 दिन में आपको पेन होता ही होता है, सो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट विद द राइट पर्सन और ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके। अगर मैं बोलूँ आपको कि जॉइंट्स को पेन से बचाना है, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है लोगों को पेन बेयर करने में मज़ा आता है। लाइक अपने घरों में जब हम मम्मियों को देखते हैं कि मेरे नी में पेन हो रहा है या हिप में पेन हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, दे हार्डली केयर, क्योंकि वो अपने डेली के वर्क में इतना बिजी हो जाती हैं और छोड़ देती हैं। तो अगर शुरुआत से हम ऐसा कुछ करें कि हम अपने जॉइंट्स को केयर करें तो ये चीज़ें ना हों, तो ऐसा में क्या करना चाहिए कि हमारे जॉइंट्स की केयर होती रहे और लोगों को इस कंडीशन में ना पहुंचे लोग कि उन्हें हिप पेन या जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर्स को के पास भागना पड़े एकदम से? यदि आपको इन आर्थराइटिस के सिम्टम से या कुछ प्रॉब्लम से बचना है, सो सबसे कॉमन थिंग इज़ यू हैव टू मेंटेन योर गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल। अभी गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल के जो इंडिकेटर्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 8 आवर ऑफ स्लीप, 8 आवर वर्क और 8 आवर ऑफ द फैमिली टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Once you work for these 3 F or the things, then I think you have to avoid these things. मतलब ये लेकिन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है सुनने में कि हम 8 घंटे नींद भी ले लें, हम 8 घंटे फैमिली को भी दे दें और 8 घंटे हम अपना वर्क करें केवल। क्योंकि आज जब हम कॉर्पोरेट में देखते हैं तो लोग 10-10, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो बहुत हद तक ऐसा होता है। तो क्या एक्सरसाइज इसमें काम कर सकती है? हम अपने वर्किंग प्लेस पे कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारे जॉइंट्स का केयर हो जाए, या हमारे जो हाउस होल्ड में लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो टाइम टू टाइम ऐसा क्या करें जिससे वो बीच बीच में अपने जॉइंट्स को काम के साथ केयर कर लें? मैम बिल्कुल, इसमें डाइट, एक्सरसाइजेस एंड शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जैक्टली। आप यदि डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम यदि प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं ओके। तो भी इन सब चीज़ों को प्रिवेंटिव वे में रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइजेस। हिप और नी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो है क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस। इफ़ यू डू दी क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज और दी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग और हाफ एन आवर इन द इवनिंग, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ टू सेव योर जॉइंट। ओके, कि हम अपने मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बिकॉज ऑफ दैट, और हम आगे टेक केयर कर सकते हैं अपने जॉइंट्स को।
द जॉइंट का जितना भी नरिशमेंट है और जो खाना जाता है वो मसल के थ्रू ही जाता है. वंस यू आर इन द एक्टिव स्टेज, आपकी जो मसल का जो सॉफ्ट टिश्यू का नरिशमेंट है वही आपके जॉइंट्स का भी नरिशमेंट है. डॉक्टर भरत, एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि कोई भी जॉइंट पेन, चाहे हिप हो या नी हो, वो फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा है और ऐसा क्यों होता है? मैम ऐसा बिल्कुल है और हर एज में इफ़ यू सी सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस आइदर एज के साथ या फिर इन्फ्लेमेशन के साथ, वो फीमेल्स में बहुत कॉमन है. इनके जो सबसे कॉमन रीज़न है, जैसा आपने अभी कहा कि जितनी भी फीमेल्स हमारी जो हमारी क्रॉप है, ये लोग अपने आप को नेग्लेक्ट करते रहते हैं. ये लोग प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेते. दे डोंट वांट टू टेक विटामिन D3 इन अ प्रॉपर वे. दूसरी चीज़, यदि लोग ले भी लेते हैं तो लेने के बाद भी द अवेलेबिलिटी टू बोन इज़ वेरी लेस जस्ट ड्यू टू द हार्मोनल फैक्टर्स. ओके. दूसरी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल फैक्टर्स. यस. स्पेशली जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है उसके बाद भी ये जो इन्फ्लामेशंस के फैक्टर्स हैं ये फीमेल्स में थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं. सो जितने भी ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस हैं या फिर अदर काइंड ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, दीज आर वेरी कॉमन विद द फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल. ओके. सो दीज आर द कॉमन रीज़न वाई इट इज़ सो कॉमन इन द फीमेल्स. तो आपके अकॉर्डिंग अगर वो अपना कैल्शियम प्रॉपर करें, प्रोटीन प्रॉपर लें, तो एक हद तक इससे बचा जा सकता है. मैम सी, अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो, और यदि आप सही समय पर सही इंसान से मिल लेते हैं और सही एडवाइस ले लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है. बट हमारी मम्मियाँ तो सर बताना ही नहीं चाहती है ना. मम्मी, हाँ, या मम्मी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या, दे आर, सी अवर इंडियन फीमेल्स आर ट्रेन इन दैट वे. दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर हस्बैंड, किड्स, बहू बेटा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पोता कैसा है. वो लोग यही सोचना चाहती हैं. उनको अपने लिए टाइम नहीं है. हाँ. जितनी भी बोन की प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स में इसीलिए बहुत कॉमन है बिकॉज वो तभी हमारे पास आती हैं जब वो इमरजेंसी हो जाती है. इमरजेंसी हो जाती है. बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जो हिप की प्रॉब्लम्स हैं दे आर नॉट वेरी कॉमन कि ये हो रही हैं और आप इनको नेग्लेक्ट कर पाएंगे. हिप प्रॉब्लम्स के साथ इश्यूज है कि वंस यू डेवलप हिप पेन, सो आपकी मजबूरी होगी कि आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ मेजर वेट बेरिंग जॉइंट. इसके मूवमेंट के साथ ही आप चल पाएंगे, अदरवाइज वेट नहीं ले पाएंगे आपको. एंड जो पेन, लिम्पिंग, ये आपको कंटिन्यूसली प्रॉब्लम करेगा. सो जितने भी पेन के पेशेंट्स हैं, मेल फीमेल, से हमारे पास 1-2 महीने में आ ही जाते हैं. मैम, क्या जिम भी सर इस पे इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल. एवियन हिप एक वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है. तो क्या यूथ में जिम की वजह से भी ये हो सकता है? मैम बिल्कुल. ये जिम के फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा वाई दीज आर्थराइटिस आर सो कॉमन इन द जिमर्स. ये भी एक फैक्टर है. आपको मैं एक लाइन बताता हूँ. वंस यू क्रॉस योर लिमिट द चांसेस ऑफ आर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन. जिम के साथ इश्यूज़ क्या है, दे आर जस्ट फोकस ऑन द वेट्स एंड प्रोटीन्स. वो क्या करते हैं, अपना वेट्स बढ़ाते जाते हैं. दे नेवर फोकस ओवर दी लिमिट्स. आपको कितना वेट उठाना है और कैसे उठाना है, या फिर किस पोजीशन में उठाना है. प्रॉपर ट्रेनर के अंदर तो ट्रेनर भी नहीं, और जो ट्रेनर भी है वो भी उनको यही सिखा रहा है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रोटीन्स. प्रोटीन, वंस यू एट दी प्रोटीन, द चांसेस ऑफ ओबेसिटी इज ऑल्सो हाई. ओके. सो ओबेसिटी इज द एजेंट विच एक्सेलरेट द एवियन प्रोसेस. ओके. तो क्या अगर सपोज किसी यंगस्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है और उसको सर्जरी तक जाना पड़ता है, तो ये सर्जरी डरावनी होती है? किस तरह की सर्जरी है? कितना टाइम लगता है लोगों को रिकवर करने में इसके बाद? मैम मैं आपको बता दूं, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से अच्छी कोई सर्जरी नहीं है. और ट्रस्ट मी, इससे ख़राब कोई सर्जरी भी नहीं है. बट हिप रिप्लेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, इफ़ इट इज़ डन इन अ प्रॉपर वे, तो हिप रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट्स की रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है. और हमारे पास ऐसी अप्रोच और टेक्निक्स है, रोबोटिक टेक्निक्स है, जिसके साथ रिजल्ट एंड रिकवरी इज़ वेरी फास्ट. इवन डे आफ्टर सर्जरी पेशेंट इज़ अलाउड टू वॉक. 1 हफ्ते में तो वो ऑफिस भी रिकवर कर सकता है, जा सकता है. इवन रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि उसको पेन भी नहीं फील होता, और उसकी जो जॉयफुल फीलिंग होती है वो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सर आपने रोबोटिक का जिक्र किया अभी. पहले भी सर्जरीज होती थी, कन्वेंशनल वे में होती थी.
क्या फ़र्क है? ये मार्केटिंग है रोबोटिक, इतना ज़्यादा रोबोटिक सुनने में आता है, या सच में कोई डिफ़रेंस है कन्वेंशनल और रोबोटिक में? मैम, हम लोग आपको बताते हैं, सी वी आर यूजिंग मैको एज ए रोबोट. मैको इज अ रोबोट फॉर द स्ट्राइकर. रोबोट फॉर द हिप जॉइंट इज़ द वरदान. ये हमारे लिए एक एडॉन्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है. इससे हम लोग पेशेंट्स का जो टाइम ऑफ रिकवरी है उसको बहुत कुछ कम कर सकते हैं, और जितने चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन हैं, जितने चांसेस ऑफ रिकवरी है, वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं इससे. लोगों के मन में हिप रिप्लेसमेंट को लेके एक डर होता है कि अगर एक बार हड्डी कट गई या जॉइंट रिप्लेस हो गया तो क्या लाइफ दोबारा वैसी ही होगी? क्या वो दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे, पालती मार के बैठ पाएंगे, जो अपना इंडियन वे होता है बैठने का, क्या वो ये सब कर पाएंगे? मैम, सी सर्जरी से डर तो सबको लगता है, बट हिप रिप्लेसमेंट ऐसी सर्जरी नहीं है जिससे आपको डरने की आवश्यकता है. इसके बाद आप चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, आलती पालती भी मार सकते हैं, स्क्वाटिंग भी आप कर सकते हैं. सो इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ट्रस्ट मी, द फीलिंग ऑफ पेशेंट इज़ वंडरफुल. पेशेंट्स को इतना अच्छा लगता है हिप रिप्लेसमेंट के बाद. पहले की फीलिंग और बाद की फीलिंग्स, आप जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, दे आर फीलिंग वंडरफुल लाइफ. मतलब लाइफ चेंजिंग सर्जरी है ये. हाँ, डेफिनेटली ये सर्जरी के पहले के जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा पेशेंट को समझाना पड़ता है हमको, क्योंकि सर्जरी जो डर तो थोड़ा लगता रहे. लेकिन सर एक बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने पेशेंट्स को देखा है कि जब आते हैं हॉस्पिटल में एक डर के साथ आते हैं कि मुझे मेरे पड़ोसी ने ये बोला, इसके बाद तो ख़राब हो जाएगा, मुझे दूसरे डॉक्टर ने ये बोला, या मैंने उस डॉक्टर का केस देखा वो बिगड़ गया था, ऐसा हो गया था. तो आप लोग कैसे फिर समझाते हैं पेशेंट को, और कैसे उनको इस तरह से काउंसल करते हैं कि वो अपने ऊपर बिलीव बना पाएँ सर्जरी को? मैम, सी सर्जरी, जो प्राइमरी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनका हिप खराब हुआ होता है, और वो सर्जरी उनको इजी है थोड़ा समझाना. उनको हम लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, रिजल्ट्स हैं. उनको वीडियोस भी दिखाते हैं, पेशेंट से भी मिलवाते हैं, और अपने भी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं उन्हें भी यूज़ करते हैं, सो दैट पेशेंट्स को सर्जरी से डर कॉन्फिडेंस ले पाए. और जितने भी ये पेशेंट्स जो ख़राब होके आते हैं, जो दूसरी जगह ऑपरेट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि आगे क्या होगा, या फिर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत कॉमन है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास, जो और जगह 2-3 बार भी ऑपरेट हो चुके हैं. ओके. 2-3 बार ऑपरेट हुए, डरे हुए, डाला इम्प्लांट निकाल दिया गया, फिर से इन्फेक्शन हो गया, हेड नहीं, हड्डी नहीं है. बट ट्रस्ट मी, आप हम लोगों के पास आते हैं तो इन सब के भी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, प्रॉपर सर्जिकल ऑप्शंस हैं, प्रॉपर इम्प्लांट्स हैं, बिकॉज एडवांसमेंट मोर है. ठीक है. एंड सी, ट्रस्ट मी, रोबोट्स के भी इसमें रोल थोड़े ज़्यादा है. ओके. हाँ, बिकॉज जितना टाइम सर्जरी आपकी हुई है उसमें आपका बोन लॉस होता चला जाता है. सो रोबोट क्या करता है, आपकी जो अनयूज्ड बोन है उसका हमें एक आइडिया दे देता है बिफोर द सर्जरी, तो वहाँ सर्जरी करना हमारे लिए ईजी हो जाता है. सर आपने इम्प्लांट की बात की, लोगों में एक क्वेश्चन है, मैंने एक बार सर्जरी करा ली, इम्प्लांट की लाइफ 15 से 20 साल है, क्या उसके बाद 15 से 20 साल से ज़्यादा होती है इम्प्लांट की लाइफ, या इम्प्लांट की लाइफ ख़त्म होने के बाद हमें रिवीजन सर्जरी करानी पड़ेगी, अगेन सर्जरी करानी पड़ेगी, किस तरह होता है? नहीं मैम, ऐसा भी नहीं है कि 15-20 ईयर्स की लाइफ नहीं है इम्प्लांट्स की. इसकी लाइफ जो जाती है करीबन 35 to 40 ईयर जाती है. ओके. और जो अच्छे इम्प्लांट्स हैं उनकी तो और भी ज़्यादा जाती है, लाइक स्ट्राइकर, डेप्यू, दीज आर द गुड कंपनी फॉर द हिप रिप्लेसमेंट. सो यहाँ पर, और ट्रस्ट मी, ये जो लाइफ ऑफ इम्प्लांट्स है ये आपके यूज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं. सपोज़ करिए एक लेबर क्लास है, ये लेबर क्लास यदि उसे डेली अपनी लेबर लाइफस्टाइल में यूज़ करेगा, उसमें ये या 30-35 तक जाएगा. बट वंस यू यूज़ प्रिकॉशनरी, आप अपना जेंटली यूज़ करो हिप को, इट विल रिमेन फॉर लाइफ लॉन्ग. ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा. इट इज़ अ वन टाइम सर्जरी बेसिकली. ओके. हाँ, कुछ पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम्स आती थी, अब वो चीज़ें प्रॉपर इम्प्लांट के साथ सॉल्व हो जाती हैं. 40-45 ईयर्स तो कहीं नहीं गए. मतलब अभी टेक्नोलॉजी ने इवन जो यंगर पेशेंट्स हैं, हम लोग हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉमनली एडवाइस करते हैं, बिकॉज एट द यंगर एज इफ़ दे और ही और शी डेवलप आर्थराइटिस प्रॉब्लम, सो उनकी आप लाइफ सोचिए अब कैसी होती होगी. उसके बाद वंस दे गेट रिप्लेस विद देयर हिप, ट्रस्ट मी, द फीलिंग ऑफ दैट पेशेंट इज़ वंडरफुल.
they enjoy their life normally or better than the normal. They can play, they can do whatever they want, or they can do their routine activities like squatting, cross leg sitting, and whatever they want. तो प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशन भी हैं. बट हाँ, इसमें पेशेंट्स एंड डॉक्टर के जो फीडबैक्स हैं, जो कम्युनिकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मोस्ट ऑफ द रीज़न ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स. तो वंस यू हैव कम्युनिकेशन गैप, पेशेंट्स आपको प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो डॉक्टर ट्रीट कैसे करेगा, या फिर डॉक्टर आपको मिलेगा ही नहीं तो आपके जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी. सो to talk with the problems, discuss with your problem with your doctors, and please take a right advice. Sir, what is minimal invasive surgery? Yeah, minimally invasive surgery are the advanced surgery or the surgical technique in the hip replacement. It is the direct anterior approach basically. डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जहाँ हम लोग बहुत छोटा सा इंसिजन लगा के उस पेशेंट्स को हिप को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. जो नॉर्मल जो सर्जरीज होती है, जो हम लोग लेटल या पोस्टीरियर अप्रोच से करते हैं, उसमें जो साइज ऑफ इंसिजन है दैट इज़ अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर. ओके, बट इसमें हम लोग बहुत ही छोटे इंसिजन से, इवन दी हाफ ऑफ द साइज ऑफ प्रीवियस सर्जरी और दी हाफ ऑफ द दिस पोस्ट सर्जरी, इसमें हम लोग इससे हिप रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एंड रिकवरी इज़ वेरी फास्ट. So this is direct anterior approach, and it is also called as minimally invasive surgery. डॉक्टर भरत, इंडिया में लोगों का हॉस्पिटल का नाम सुनते ही जहन में आता है बिल. कोई भी सर्जरी मतलब बिल बनेगा लंबा चौड़ा. हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी में क्या कॉस्ट आती है, क्या चार्जेस आते हैं, कैसे हॉस्पिटल्स, मतलब एक आम आदमी को इसके बिल से डरना चाहिए? मैम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर. हाँ, बट ये जो कॉस्टली वर्ड है, इसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स, सर्जरी, द टाइप्स ऑफ सर्जरी, यूज ऑफ टेक्निक्स, and the type of hospital. Whatever you choose, you have to decide your budget, choose a right hospital, right implants, right technique and right surgeon. Definitely आपको कॉस्टली नहीं लगेगा. जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उनके कूल्हे में दर्द है, हिप में पेन है, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उनको यही एडवाइस करूँगा, यदि आपको रेगुलर हिप में पेन है, या फिर आप लिम्प कर रहे हैं चलते वक्त, या आपको डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है, या आपकी मसल वीकनेस हो रही है हिप की, या हिप के नीचे, या हिप के ऊपर, देन यू हैव टू कंसल्ट विद द राइट पर्सन और द राइट ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर भरत, इतनी लंबी जर्नी, कभी कोई ऐसा केस जिसे देख के लगा हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, नॉट ओनली हिप, आपने इतनी सारी सर्जरीज की हैं जॉइंट को लेके, कभी कोई ऐसा केस जिसे याद करके आपको लगता है कि हाँ, इसमें मुझे लगा था? मैम बिल्कुल, कुछ पेशेंट्स हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं हिप और नी के. आजकल तो डेली सा हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा ख़राब आता है जो पेशेंट के इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जो पेशेंट 2-4 बार ऑपरेट हो लेता है, वो वैसे ही थक जाता है कि मुझे आगे किसको चूज़ करूं, कहाँ चूज़ करूं और कितना पैसा लगा दूं, ना, क्योंकि सब तो किया उसने अपने लिए. सो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बहुत इमोशनली ट्रीट करते हैं, और ट्रस्ट मी, डर सिर्फ इतना लगता है कि इसके साथ कुछ ख़राब ना हो, अदरवाइज़ वी आर ऑल कंफर्टेबल विद एनी काइंड ऑफ सर्जरीज. सो हम लोगों को तो ये डेली का काम है, तो कोई ऐसा डर नहीं लगता. बट कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास, जैसे हिप का एक पेशेंट था, वो 2-3 बार एक डॉक्टर पे विश्वास किया, उसने उसे ऑपरेट भी किया, फिर इम्प्लांट निकाला, इन्फेक्ट हो गया, थक गया, पैसे भी कम थे, फिर मेरे पास तक आया. हम लोगों ने उसे थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, आप ठीक हो जाओगे. उसकी फैमिली मुझसे बात की 2-4 बार, उसके है ना दादी माँ, यानी दादाजी बहुत, और ही वाज अ यंग एज, अराउंड 26. 2-3 बार सर्जरी एट दिस एज, उसके बाद इतना सारा सर्जरी होना, उस पेशेंट्स को हमने बहुत कंफर्टेबली डील किया, और राइट नाउ ही इज़ वॉकिंग विदाउट एनी सपोर्ट कंफर्टेबली. ही वाज फ्रॉम MP, बस नाम नहीं लूँगा, बस ही वाज फ्रॉम MP. बट ऐसे नहीं है MP की बात, बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास. सर, हिप रिप्लेसमेंट और शाइटिका दोनों में हिप पेन होता है?
पेशेंट को कैसे पता पड़े कि क्या है एग्जैक्टली? जी मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। ये जो प्रॉपर जो ट्रू हिप पेन है और जो शैटिका है, बेसिकली ये दोनों दीज पेन्स आर अराउंड द हिप जॉइंट। जो शैटिका का पेन है वो आपको बैक ऑफ द हिप में होगा, वो कभी एंटीरियर साइड नहीं होगा। जो ट्रू हिप पेन है दैट विल बी अराउंड एंटीरियर साइड ऑफ द हिप और इन द ग्रोइन साइड। ओके, सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन टू। शैटिका का पेन आपको हिप टू डाउन द लेग होगा कंप्लीट। हिप का पेन कभी भी डाउन द लेग नहीं जाएगा। हाँ, कभी कभी चीज़ें थोड़ी कंबाइन मिलती हैं। जो लोग हिप के पेशेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म, जो आर्थराइटिस से वो अपने आप को कि नहीं साहब मैं हिप रिप्लेसमेंट विदाउट ही, ऐसे पेशेंट्स को स्पाइन की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती हैं। और हाँ, दे विल डेवलप अ कंबाइन प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिप एंड स्पाइन। उनको शैटिका एंड हिप पेन दोनों कंबाइन मिलते हैं। वहाँ थोड़ा हम लोग मिक्स देखते हैं प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट को, पर उसका जो रूट कॉज है वो हिप पेन ही है। वंस यू ट्रीट द हिप देन यू रिलीव द शैटिका ऑल्सो। अदरवाइज धीरे धीरे शैटिका का जो स्पाइन का पेन है वो भी खराब होता चला जाता है। ओके डॉक्टर भरत, आप कुछ जल्दी सवाल। सबसे अच्छा इम्प्लांट सिरेमिक या मेटल? सिरेमिक। सर्जरी के कितने दिन बाद पेशेंट ऑफिस जा सकता है? आफ्टर अ वीक। एक ऐसी आदत जो हमारे कूल्हे के ऑपरेशन को रोक सकती है? स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल। क्या वजन कम करने से ऑपरेशन को टाला जा सकता है? या यू कैन प्रिवेंट द सर्जरी। क्या सर्जरी के बाद इंसान दौड़ सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है? बिल्कुल कर सकते। पेन किलर या फिजियोथेरेपी? शुरुआती दर्द में क्या सही है? डॉक्टर इज मस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंप्लेन। एग्जैक्टली। डॉक्टर भरत, हम हमेशा से अपनी लाइफ को एक सेंटेंस के आसपास रखते हैं। मीन्स हमारा एक मोटो सेंटेंस होता है जो हम सोचते हैं कि इसके आसपास ही हमारी लाइफ है। एज यूथ जब आप पढ़ाई कर रहे थे, एज डॉक्टर, एज प्रोफेशन, एज पर्सनल, कौन सी ऐसी बात जो आप आज के यूथ को बोलना चाहेंगे कि ये लाइन पकड़ के रखो बॉस? I would say work is worship for my youth, for my colleagues, and for the patients also. My patient is always my God. That's it. डॉक्टर भरत, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट पूरा मन बना के आया है क्योंकि और डॉक्टर्स ने उसको सजेस्ट किया है कि सर्जरी होनी है, और वो आपके पास आता है, आपको एमआरआई रिपोर्ट्स देखने के बाद लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कभी कोई प्रेशर होता है कि सर्जरी करनी ही है या फिर आप मना कर देते हैं डायरेक्ट? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ना करते। तब फाइनेंसेस याद नहीं है? फाइनेंसेस नहीं, बिकॉज नीड ऑफ द सर्जरी इज डिपेंड ऑन इंडिकेशन, द टाइप ऑफ डिजीज, स्टेजेस ऑफ द डिजीज एंड नीड ऑफ द पेशेंट्स। जब पेशेंट्स को नीड ही नहीं तो क्यों सर्जरी करना है? और ट्रस्ट मी, इफ यू डू द सर्जरी एट दिस स्टेज, it will be complicated to the patients, it will causes new complication to the patients. So surgery का decisions कभी भी आपको patient के according नहीं लेना, यदि उसे need है, because patients को नहीं पता, patient biased है, उसने 2-4 लोगों को दिखाया है, कुछ लोगों ने उसे advise किया है, कुछ लोगों ने नहीं advise किया है। So you have to explain to your patients कि अभी आपको ये ट्रीटमेंट सही है, इसको लीजिए, दवाओं की, जहाँ दवाओं की नीड है वहाँ पे दवा दीजिए, जहाँ फिजियोथेरेपी नीड है वहाँ फिजियोथेरेपी एडवाइस करिए। सर्जरी इज़ ऑलवेज अ लास्ट और एंड रिजॉर्ट वंस योर ऑल द कंजर्वेटिव ऑप्शन हैज़ बीन फेल्ड एंड एग्जॉस्टेड। एंड डॉक्टर्स ओथ इज आल्सो इंक्लूडेड दीज थिंग्स। ट्रस्ट मी, द एथिक्स या मेडिकल एथिक्स हैविंग सम वैल्यू, सो वी फॉलो ह्यूमैनिटी एंड मेडिकल एथिक्स बोथ टुगेदर। सर, एक क्वेश्चन जो रह गया है जो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि यंगर एज में हिप पेन के क्या कॉजेज होते हैं, क्यों हो रहा है इतने यंग जनरेशन में, 30-40 एज ग्रुप में क्यों हो रहा है ये? मैम, आजकल जो यंग एज में जो हिप आर्थराइटिस या हिप पेन के जो रीजंस है वो इसीलिए कॉमन है बिकॉज द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ एवास्कुलर नेक्रोसिस और द डाइंग हेड ऑफ फीमर। And the most common reason is idiopathic, which nobody knows. But the associated factors are smoking, alcohol, obesity, the weight, gym. These are the associated factors with the avascular necrosis of the hip. दूसरा factor आता है related to the trauma, the post-traumatic cases, which lead to the damage in the head or the supply of the head of the femur, which lead to the arthritis of the hip. तीसरा फैक्टर्स आते हैं कुछ सिस्ट, कुछ नेग्लेक्ट थ्रू दी पेशेंट्स विच
which can lead to the arthritis of the hip. फोर्थ जो रीजंस है वो ट्यूमर से रिलेटेड, कुछ सिस्ट भी मिलते हैं, कुछ ट्यूमर्स भी, उनको अब यदि आप नेगलेक्ट करेंगे तो आपको आर्थराइटिस या फिर हिप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो फिफ्थ फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। सपोज करिए हिप में आपको पेन है और आपने कुछ उल्टा सीधा सर्जरी करा लिया है, तो उससे भी जो सप्लाई है जो नेक ऑफ फीमर की या हेड ऑफ फीमर की वो ख़राब हो जाती है, जिससे चांसेस ऑफ एवीएन बढ़ जाते हैं, जिससे चांसेस ऑफ हिप आर्थराइटिस इंक्रीज होने लगते हैं। बट ऑलवेज स्मोकिंग एंड एल्कोहल इज़ अ मेन, कोशिश करें कि कम से कम, दीज आर द एक्सेलरेटिंग फैक्टर फॉर दी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल में आ ही चुका है, तो कोशिश तो की जा सकती है कि इसे थोड़ा कम किया जा सके। हिप रिप्लेसमेंट को लेके आपके जहन में अगर कुछ और भी सवाल हैं जिन्हें हम इस पॉडकास्ट में शामिल नहीं कर पाए हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं और साथ ही आप अपनी रिपोर्ट्स भी हमें इस पर शेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली डॉक्टर भारत गोस्वामी को दिखा देंगे। थैंक यू डॉक्टर भारत, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस देने के लिए। इतना मुश्किल टॉपिक है हिप रिप्लेसमेंट, जिस पर आपने इतने आसानी से इस विषय को समझाया। आई होप हमारे ऑडियंस को भी जो सवाल उनके जहन में चलते हैं, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको भी उनके सवालों के बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू काजल मैम, थैंक यू टीम। ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अब आपको बस एक चीज़ करनी है, ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक शेयर करें जिसे हिप पेन या कूल्हे में दर्द है, because one right conversation can change someone's life. Thank you and take care of your health.